अब हम शुरू होंगे मेडाइवल इंडिया के बारे में। हमने एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री कंप्लीट कर चुकी है, अब हम पढ़ने वाले हैं मेडाइवल इंडिया के बारे में। सबसे पहला चैप्टर जो है वो साउथ इंडिया और चोला के बारे में। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो साउथ इंडिया, इसके अंदर 3 बहुत बड़े से राज्य हुआ करते थे, पहले चोला, फिर पांड्या, फिर चेरा। जो चेरा थे वो केरला वाले रीजन के अंदर रूल करते थे, जो चोला थे वो साउथ के नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर रूल करते थे, और जो पांड्या थे वो साउथ के साउदर्न पार्ट के ऊपर रूल करते थे। तो ये कहानी है चोला एम्पायर की, या फिर कह लो द चोला डायनेस्टी। सबसे पहले इनके जो रूलर्स हैं उनको हम थोड़ा साइड करते हैं, उनके बारे में थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में हमें जब एविडेंसेस पता करने होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रिसोर्सेज के पास जाते हैं। सबसे पहले जो 2 प्रमुख रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं कौन कौन से, लिटरेरी रिसोर्सेज और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग डिस्कस करना। सबसे पहले बहुत एक अच्छी सी, बहुत ज़्यादा फेमस सी साउथ इंडिया के अंदर जो पोएम है वो है कलिंगा थुपरामी। अब अगर तुम्हें याद होगा मौर्यन एम्पायर के वक्त कि हमने डिस्कस किया था, जो अशोक थे उन्होंने देखा कि जो मौर्यन एम्पायर है, जो मगध साम्राज्य है, जो मौर्यन समाज है, वो पूरा इधर नॉर्थ में पूरा फैला हुआ है, डेक्कन प्लेटू के साइड में भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। लेकिन उन दोनों के जस्ट बगल में एक साम्राज्य जिसका नाम था कलिंगा, वो लोनली बैठा था। वो एक इंडिपेंडेंट राज्य था। अशोका को बहुत थोड़ा अंदर से लगा कि अरे मेरे पुश्तैनी, मतलब मेरे दादा के ज़माने से, मेरे पापा के ज़माने से, मेरे ज़माने में भी ये जो राज्य है वो अकेला बैठा है, ऐसे कैसे, चलो इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो वो जो अटैक था अशोका के द्वारा जो कलिंगा वार के ऊपर, तो उसी कलिंगा की कहानी है इस पोएम के अंदर। ठीक है, इसका नाम क्या गया था, कलिंगा थुपरानी। किसने लिखा है, तो जायम कोदार। ये कहा जाता है ये जो वॉर पोएम, जो ये वाली जो वॉर पोएम है, इसके अंदर चोला वन जो थे वो कौन थे, कुलोथुंगा चोला वन, जो उन्होंने इस कलिंगा को जीत लिया था। मौर्यन से नहीं, उनके बाद जितने भी राज्य आए थे उन्होंने भी, तो जब मौर्यन हटे तो उनके राज्य के ऊपर उन्होंने कब्जा किया होगा, तो उनसे जो कलिंगा है उसको इंडिपेंडेंट करवाया था किसने, कुलोथुंगा चोला ने। अगर मेरे से नाम में अगर कुछ ऊंच नीच हो जा रही तो मुझे माफ़ कीजिए। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी पोएम है जिसका नाम है तिरुमारिस। ये एक टाइप का रिलीजियस पोएम है, इसे लिखा भी है भक्ति पोएट्स ने, जो कि हमें बताता है कि उस समय जो चोला थे इनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी। इसके अंदर हमें चोला डायनेस्टी में हमें 2 भगवानों के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है। सबसे पहले शिव भगवान और दूसरे विष्णु भगवान। तो चोला, कुछ जो चोला पोर्शन है, मतलब कुछ लोग शिव जी पे ज़्यादा विश्वास करते थे और जो कुछ लोग थे वो विष्णु जी पे विश्वास करते थे। तो इन्हीं दोनों की कहानी हमें इस तिरुमारिस में पता चलती है। ठीक है, फिर जैसे इंडिया में जो रामायण है, मतलब इंडिया में नहीं, मतलब जो हम, उसके रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी। वैसे ही तमिल की भी अपनी एक रामायण है, उसके रचयिता कौन है, कंबान। ठीक है, तो कहा जाता है कंबंस की तमिल रामायण। और साथ ही साथ एक और भी बड़े अच्छे पोएम, मतलब एक और भी बहुत अच्छे एपिक है जिसका नाम है नालाबिंबा, जिसके रचयिता कौन है, पुक्कालुंडा। ठीक है, कौन है, पुक्कालुंडा। कौन, किसके रचयिता है, नालाबिंबा के। ठीक है, अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती किया होगा तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो मुझे साउथ इंडिया के जो नाउंस है वो बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करने नहीं आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, जिससे हमें पता चले कि चोला डायनेस्टी कैसे थी, कैसे वहाँ के लोग थे और क्या क्या उन्होंने लिखा था। सबसे पहले हमें टेम्पल्स जो हैं, टेम्पल्स के वॉल के ऊपर ही बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आप जैसे साउथ में जाओगे या फिर किसी भी टेम्पल के अंदर जाओगे जो कि बहुत पुरानी है, तो उसके अंदर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, जिन्हीं सबसे हमें पता चलता है कि अच्छा ये इस राजा ने बनाया था, ये इस राजा ने बनाया था, ये इस राजा का ये समाज था। हमने इन सब के बारे में पिछले भी डिस्कस किया है। वैसे ही यहाँ पर भी जो टेम्पल्स थे, उनकी जो वॉल्स थी, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, जो कि हमें चोला डायनेस्टी, उनके रिलीजियस, इन सब के बारे में बताता है। साथ ही साथ कॉपर की प्लेट्स हुआ करते थे, जिनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हुआ करती थी। जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी आपको पता होगा, कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी, तो जो कन्याकुमारी है उसके अंदर जो पत्थरें हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस है, जिनके अंदर से भी हमें पता चलता है कि चोला एम्पायर उस वक्त कैसा हुआ करता था। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें ये पता है कि जो मौर्यंस थे और जो चोलास थे, इनका रिलेशनशिप कैसा था, इनके बहुत एक अच्छे खासे फ्रेंडली रिलेशनशिप में थे। तो इन सब के बारे में हमें पता चलता है किससे, एविडेंसेस से। कौन से एविडेंसेस भाई, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। और बहुत ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा स्टार पॉइंट जो है वो है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि एक साउथ इंडिया के साइड पर जाएंगे तो वहाँ पे एक टेम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस टेम्पल है, बृहदेश्वर। इसका एक पर्टिकुलर स्टाइल में ये टेम्पल को बनाया गया है, उस स्टाइल के बारे में हम लोग लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक और टेम्पल है, इसका नाम है गांगीकोंडा चोलापुरम टेम्पल। ठीक है, तो ये सब थी हमारे लिटरेचर और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल
एविडेंसेस या फिर कह लीजिए सोर्सेस, जिससे हमें किसके बारे में पता चला, चोला के बारे में, ठीक है, चोला डायनेस्टी के बारे में। अब देखते हैं इनके जो राजा, जो इनके जो शासक थे वो कौन कौन हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमने 3 शासकों के बारे में लिखा है जो कि आपके बुक के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन है। कुछ और शासक थे जिनके बारे में आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। उसके अंदर जैसे विजयालया, जिन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने ही इस चोला एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। इन्होंने 1846 एडी के अंदर इस चोला एम्पायर को स्टैब्लिश किया था और साथ ही साथ ये 1871 एडी के अंदर ये चले गए थे, मतलब इस दुनिया से, ठीक है। तो इन्होंने उस समय में थांजावुर को कैपिटल बनाया था अपने चोला डायनेस्टी का। इनके बाद आए थे प्रांतका वन, जिन्होंने 907 से लेकर 946 एडी तक राज्य किया था चोला डायनेस्टी के ऊपर। इन्होंने जो पांड्या की जो टेरिटरी थी उसके ऊपर हाथ मारा था और साथ ही साथ इन्होंने सैलोन का जो वॉर था उसे भी जीता था। सैलोन का जो वॉर है वो राजा द ग्रेट ने भी जीता था। अभी यहाँ से जो बातें हैं वो इस बोर्ड के ऊपर भी लिखी हुई हैं। वो 2 जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जिन्होंने थोड़ा कहते हैं ना बुनियाद रख दी थी, उनके बारे में आपकी बुक के अंदर उतने अच्छे से मेंशन नहीं है, बस थोड़ी लाइन है वो मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं, सबसे जो फेमस है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले राजा द ग्रेट। इन्होंने पांड्या टेरिटरी के अंदर तो कब्जा किया ही, जैसे कि इनके पापा ने ऑलरेडी कर रखा था, और साथ ही साथ इन्होंने चिराज के ऊपर भी कब्जा कर लिया, मतलब इन दोनों के अगेंस्ट भी वो जीत चुके थे। तो अब क्या हुआ, चोला, जो पहले साउथ इंडिया के 3 पोर्शन हुआ करते थे, चोला, पांड्या और चेरा, अब सिर्फ और सिर्फ चोला डायनेस्टी ही राज कर रही थी, ठीक। फिर इन्होंने ट्रावनकोर, मैसूर और कुर्ग में भी राज्य अपना स्थापित कर लिया था। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल से एक टेम्पल बनाया था जिसका नाम था राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि एक लॉर्ड शिवा की टेम्पल थी, ठीक है। कौन सी टेम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि किसकी टेम्पल है, लॉर्ड शिवा की टेम्पल है, ठीक है। फिर उन्होंने इंडियन ओशन और अरेबियन सी के जितने भी आइलैंड्स उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था, जिसके कारण क्या हो जाए, इनकी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा हाई हो सके। इकोनॉमिक कैसे हाई होगी, क्योंकि वहाँ से ही क्या होते हैं, ट्रेड्स होते हैं। तो अगर आप ट्रेड वाली जगह पर ही कब्जा कर लोगे तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी हाई होने वाली है। तो इन्होंने अरेबियन और इंडियन सी के जो और इंडियन ओशन और अरेबियन सी के जितने भी आइलैंड्स थे उन सबके ऊपर भी कब्जा कर रखा था। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट राजा के ऊपर, जिनका नाम है राजेंद्र चोला, ठीक है। राजेंद्र चोला ने गोंदवान को भी हरा दिया था। किसको हराया था, गोंदवान को हराया था। इन्होंने सेंट्रल इंडिया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों के ऊपर अपना कब्जा किया था। अब देखो, हम लोग सिर्फ साउथ इंडिया की बात करें चोला के ऊपर, लेकिन इन्होंने सेंट्रल बिहार, उड़ीसा, बंगाल साइड में भी, मतलब इस वाले पोर्शन में भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। इन्होंने अंडमान निकोबार और मलाया के जितने भी आइलैंड्स थे इनके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था और इन्होंने अपना जो कैपिटल था वो इस राज्य को बनाया था। कौन से राज्य को, गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो हमने गंगाईकोंडा चोलापुरम में क्या देखा, एक मंदिर देखा और साथ ही साथ उस राज्य को इन्होंने कैपिटल बनवा लिया था, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि इस राज्य के अंदर ये जो टेम्पल है वो किसने बनवाया, राजेंद्र चोला ने ही बनवाया था। फिर ये हमारे लास्ट रूलर है, कौन है, लास्ट रूलर है। इन्हें चालुक्यास ने भी, मतलब इन्होंने चालुक्य को हरा दिया था किसके अंदर, 1054 एडी के अंदर, ठीक है। और इन्होंने पांड्या और चेरा, इनके वक्त तक क्या हुआ था, पांड्या और चेरा जो थे वो दोनों इंडिपेंडेंट हो चुके थे, जबकि इन दोनों के ऊपर किसने हक जमाया था, राजा द ग्रेट और साथ ही साथ परांथका वन ने हक जमाया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, पांड्या और चेरा को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था। अब इनको इन्वेड करने वाले कौन थे, मालिक कफूर। कौन था, मालिक कफूर क्या था, एक अलाउद्दीन खिलजी। आप पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर्स में, जो खिलजी डायनेस्टी है उसके अंदर आप पढ़ोगे मालिक कफूर कौन है। इसने साउथ इंडिया के अंदर इन्वेशन की थी और इन्वेशन करने के लिए ये अटैक में खड़े थे क्योंकि डिफेंसिव थे, क्योंकि उनका पूरा साम्राज्य था। वहीं से कोई फॉरेनर आ रहा है जो कि क्या कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी वाले थे, तो इन्होंने उसे अटैक रोकने की कोशिश की पर इन्हें हरा दिया गया। सो इनकी डेथ हो गई और यहाँ पे जो चोला एम्पायर था वो ख़त्म। लेकिन ये तो थी इनकी राजा की कहानी। अब देखते हैं इनके जो साम्राज्य था उनके अंदर क्या हुआ करता था, मतलब चोलास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, आइए देखते हैं। अभी देखते हैं कि चोला की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करती थी। सिमिलर थी अभी जो आज के ज़माने की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तहत। जैसे कि आज के ज़माने में क्या है, हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। वैसे ही वहाँ पे बहुत, एक तो सेंट्रल हुआ करता था, फिर प्रोविंशियल को आप समझ लो कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रहा है, और साथ ही साथ एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि विलेज के लेवल पर काम करती थी। जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट थी उसके जो हेड था वो कौन था, किंग हुआ करता था। जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड यहाँ पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। वैसे ही बात है, वहाँ पर किंग हुआ करता था, ठीक है। उनका काम क्या था कि वेलफेयर ऑफ पीपल के ऊपर काम देना, कि लोगों के लिए जितना हो सके उससे ज़्यादा अच्छा करना, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर के अंदर
मेंटेन करके रखना, ये नहीं कि सारे राज्यों से लड़ाई करके बैठे हैं, कोई हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहा है जिसके कारण इकोनॉमी हाई नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं, जितना हो सके उतना ज़्यादा पीस बनाए रखना एक्सटर्नल लोगों के साथ। अब हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई लात घुसा दिखाएगा तो हम क्यों चुप बैठे भाई, हम भी लात घुसा दिखाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर के ऊपर इनका काम था, इनको वेलफेयर ऑफ पीपल के ऊपर काम करना था, और हो सके तो जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने साम्राज्य के अंदर और साथ ही साथ अपने आसपास के जो नेबर्स हैं उनके साथ क्या करना है, पीस बनाए रखना है, ठीक है। फिर प्रोविंशियल की बात करें तो प्रोविंशियल के अंदर हमारे पास 6 मंडल हुआ करते थे, जो कि गवर्न करके, कौन गवर्न करना था, कोटम्स इनको गवर्न करते थे। उसके अंडर आते थे हमारे पास नडू, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपैरिजन। उसके बाद फिर आते हैं उससे भी लोअर लेवल पे कौन, कुरम, कुरम या फिर कह लो तहसील, ठीक है, तहसील, ये लोअर लेवल है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास विलेजेस और साथ ही साथ कुरम्स आते हैं, जिनको हैंडल कौन करता है, हमारी पंचायत। और पंचायत किसको गवर्न कर, मतलब पंचायत के जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, पीपल होते हैं, जो कि गांव वगैरह के होते हैं। इसके बारे में आपको अगर पढ़ना है तो आप सिविक्स वाले लेक्चर देख लो कि पंचायत के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से लोग होते हैं, उनकी इनकम कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है। फिर ये जो लोकल गवर्नमेंट था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके अंदर कुछ असेंबली हुआ करती थी। कितनी, 4 असेंबली। पहला नटर, नटर क्या करता है, ये डिस्ट्रिक्ट के जितने भी केसेस होते हैं ना वो सब नटर के अंदर आते हैं, जितने भी केसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर के वो नटर के अंदर आते हैं। फिर होता है नागरथर। नागरथर क्या होता है, जितने भी ट्रेड के मामले होते हैं वो इन आउट, चाहे वो गांव के अंदर हो, चाहे वो शहरों के अंदर हो, चाहे वो इंडिया से बाहर वाला हो, उसके अंदर उसको कौन देखता था, ये हमारा नागरथर करता था, ठीक है। फिर अब इसको पता नहीं कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, उर यूर जो भी हो, वो विलेज लेवल की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती थी ना उसको वो टैकल करता था, कौन, उर यूर जौर जो भी हो, ठीक है। फिर चौथा पोर्शन था सभा। सभा क्या करता था, ब्राह्मण्स की यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे अभी भी ब्राह्मण की इमेज बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी, तो ब्राह्मण्स को कोई भी तकलीफ ना हो, ब्राह्मण के साथ कोई अगर फाइट कर रहा हो, कोई लड़ाई कर रहा हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आए ब्राह्मण के ऊपर, तो उनसे ये सभा लड़ती थी। तो ब्राह्मण की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन कौन करता था, ये सभा, ठीक है। तो हमारे पास इनके 3 गवर्नमेंट के लेवल्स आ गए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। पहला सेंट्रल, प्रोविंशियल यानी कि स्टेट, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो सेंट्रल था उसका हेड कौन था, किंग था, उसका काम क्या था, वेलफेयर ऑफ पीपल, एक्सटर्नल अफेयर के साथ पीस मेंटेन करके रखना। फिर आते प्रोविंशियल, प्रोविंशियल के अंदर 6 मंडल हुआ करते थे, जो कि फॉलोड बाई कौन, जिसको कौन गवर्न करना था, कोठम, उसके अंदर कौन था, नड्डू, उसके बाद सबसे छोटा कुरम्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास तीसरा लेवल जो कि है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर विलेजेस और कुरम्स आते थे, या फिर कह लो तहसील आते थे। इसे कौन देखता था, पंचायत देखती थी। इसके अंदर कुछ असेंबली हुआ करती थी, मेजरली 4 असेंबली। पहला सभा जो कि ब्राह्मण की जितनी भी तकलीफें हैं उन सबको हल करने के लिए। फिर योर जो कि विलेज लेवल पे जितनी भी सारी प्रॉब्लम थी उन्हें हैंडल करने के लिए। फिर नागरथर जो कि ट्रेड के जितने भी प्रॉब्लम्स हुआ करते थे उनको संभालता था। और फिर नटर जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी केसेस हुआ करते थे, क्राइम, थेफ्ट, चिफ, ये सब कौन देखता था, ये नाटर देखता था। ये थी इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो था। और फिर इनका एक डिपार्टमेंट था, इसका नाम था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसके अंदर रोड्स हुए, सिटीज़ हुई, टेम्पल्स हुए, डैम्स हुए, टैंक्स हुए, लेक्स हुआ, कैनल हुआ, इन सब के बारे में देखा जाता था। मतलब मोटा मोटी ये समझो कि लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, लोगों का जो क्या बोलते हैं, इनको रोड्स चाहिए, रोड्स दे दो, इनको नए नए शहरें चाहिए, शहरें दे दो, इनको पानी की कमी हो रही है, पानी बढ़ा दो, इनको खेती में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, खेती के लिए साधन अच्छे करवा दो। ये सब काम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का था। साथ ही साथ इस डिपार्टमेंट के अंदर जो मिलिट्री पावर्स थी वो अपना नेवी मेंटेन करके रखती थी। वो एलिफेंट्स देखते थे कि एलिफेंट है कि नहीं है, वो देखते थे सोल्जर, हमारे पास सोल्जर्स जो हैं वो हमारे पास है कि नहीं है। फिर एक आइलैंड था मलाया करके, जिससे हमने पिछले कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, मलाया, अंडमान निकोबार आइलैंड। इन तीनों के ऊपर इन्होंने कब्जा करके रखा था, जहाँ से ट्रेड होता था पर्शिया तक का। मलाया से पर्शिया तक का ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, वो भी कहाँ, चोला डायनेस्टी के अंदर। फिर हमारे पास एडुकेशन की बात करें तो वहाँ पे स्कूल्स नहीं हुआ करते थे बाहर से, मतलब स्कूल्स के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल्स बनवाया भी जाता, स्कूल होते भी क्या इसके ऊपर नहीं पता था, लेकिन पढ़ाई वहाँ पे होती थी, वो भी वेदों के बारे में, ठीक है। वहाँ पे मंदिरों के अंदर पढ़ाई होती थी, और पढ़ाते कौन थे, जो हमारे प्रीस्ट हुआ करते थे वही पढ़ाते थे। और लैंग्वेज कौन सी थी, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई होती थी। सो आपको यहाँ पे इतना सब जो चीज़ें वो सब समझ में आ रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं सोशल लाइफ के ऊपर। तो आज के जैसे वहाँ पे भी जो डिविजन थे वो हुआ करते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के फॉर्म में। अब ये जो
इनके जो सोशल लाइफ थे उसके अंदर हमारे पास ब्लैक स्मिथ्स भी दिखते हैं, मतलब लोहार भी दिखते हैं, फिर सोनार भी दिखते हैं, मतलब गोल्ड स्मिथ्स भी दिखते हैं, हमें वीवर भी दिखते हैं जो कि कपड़े बुनने वाले होते हैं, हमें कारपेंटर भी दिखते हैं। मतलब ऐसा था कि वो थोड़ी थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसे, तकनीकी में मतलब थोड़ा थोड़ा सा तरक्की कर चुका था। क्योंकि पहले अगर देखोगे तो हमारे पास पहले के ज़माने में मतलब पिछले वाले डायनेस्टी के अंदर कहीं भी कारपेंटर वगैरह, कहीं भी वीवर वगैरह, कहीं भी गोल्ड स्मिथ वगैरह या फिर कहीं भी ब्लैक स्मिथ वगैरह नहीं दिखे थे। बट ये पहली डायनेस्टी है जिसके अंदर हमें सोनार, लोहार, कारपेंटर, वीवर, ये सारे लोग देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे स्लेवरी भी होती थी, यहाँ पे साथ ही साथ बाउंडेड लेबर्स भी होते थे, मतलब बंधुआ मजदूरी, मतलब किसी से आपको काम करवाना है तो उससे दिन भर काम करवाओ और शाम को कुछ पैसे दे दो। ये सारे भी फंक्शंस यहाँ पे हुआ करते थे। आर्ट और लिटरेचर की बात करें तो आर्ट और लिटरेचर के लिए वैसे साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है उसकी कहानी ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लिटरेचर के ऊपर। तो जो भक्ति है, इन्होंने कहा कि देखो, अगर आपने जैनिज्म और बुद्धिज्म वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि सेल्वेशन पाने के लिए 2 अलग अलग मार्ग है जो कि हर एक धर्म बताता है। इन लोगों ने बोला कि देखो यार, तुम्हें अगर मुक्ति चाहिए, मतलब कि सेल्वेशन चाहिए, तो सबसे सिंपल सा मार्ग है वो है भक्ति एंड डिवोशन। तुम भगवान के प्रति अपना भक्ति करो, मतलब दिन बैठे घर बैठे क्या करो, हरे राम जब ये तुम्हारा धर्म है उस हिसाब से अपने भगवान का नाम जपो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, सेल्वेशन मिल जाएगा। ये धर्म कहता है, या फिर ये वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि भक्ति से ही तुम्हें क्या मिल सकता है, सेल्वेशन मिल सकता है। और फिर हमने जो किताब की बात की थी, जो कि एक पोएम थी, कौन सी, त्रिमोरिस, इसको त्रिमोरिस किताब थी, सॉरी पोएम नहीं थी, तिरुमोरिस, ठीक है। तो इससे कहा जाता है कि ये 5वां वेद है। हमने 4 वेद के बारे में बात की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 5वां वेद है। कहा जाता है कि तिरुमरिस क्या है, ये 5वां वेद है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक विक्रमाचोला है जो कि बहुत फेमस पोएट है। ये थी लिटरेचर की बात। फिर आते हैं आर्ट के ऊपर। तो हमने जो टेम्पल डिस्कस किया था, बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, ताजोर में, जो कि कहा जाता है कि 25 फीट लंबा है और शायद 90 या फिर नॉट इन हैवी है, ठीक है। तो इसका जो स्टाइल है वो है द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है कि कुछ ऐसी टाइप की पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पहले तो पिलर्स होते हैं, ठीक है, और ऊपर का जो रूफ होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। लेकिन इसके अंदर मेन मोटिव क्या होता है कि यहाँ पर सेंटर में कहीं एक जगह होगा जिसे हम क्या कहेंगे, हमें कहेंगे गर्भगृह। वो जगह होगी जहाँ पर भगवान की मूर्ति या फिर भगवान का स्थापना होगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसको सराउंड करके बनी होंगी, ठीक है। मान लो बीच में भगवान जी हैं तो उनसे सराउंडेड होंगे चारों तरफ से, और ऊपर में रूफ जो होगा वो चौखीला, मतलब नोखीला नहीं होगा, वो फ्लैट होगा, ठीक है। ये इनका द्रविडियन स्टाइल है जो कि नॉर्थ इंडिया के स्टाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो द्रविडियन स्टाइल है, इसके आसपास में लॉफ्टी गेट्स भी होते हैं जिसे हम कहते हैं गोपुरम, क्या कहते हैं, गोपुरम भी कहते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर देना। सो दैट्स ऑल। नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, आर्ट्स, ज्योग्राफी जो भी है उन सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।